अस्सलाम वालेकुम। अदलिया के काम में कोई मुदाखलत नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, अदलिया के कामों में आज भी मुदाखलत हो रही है जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब। और ये सब कहकर जस्टिस अतर मीनुल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया यूजर्स के हीरो बन गए आज के। ये क्या मामला है, ये जानने के लिए वीलॉग एंड तक जरूर देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मामला यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस अतर मीनुल्लाह के दरमियान एक क्लियर, उनके दरमियान एक डिवाइड, एक दोनों के नजरियात और सोच के दरमियान एक फर्क नजर आया। और ये आज से नहीं, बहुत अरसे से है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग और धड़ेबाजी की सियासत बहुत अरसे से चली आ रही है, लेकिन ये जो बराह रास्त समाअत का फैसला किया था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, उसके बाद ये खुलकर सामने आई है। एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं जिन्होंने कई साल दौरे इमरानिया में एजेंसीज और एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अशेरबाद से बनने वाले रेफरेंस का सामना किया। दूसरी तरफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब हैं जिनके ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज्यादा कारनामे हैं। और उन कारनामों में एक कारनामा यह है कि शीरी मजारी साहिबा की दुख्तरे नेक अख्तर इमान मिजारी साहिबा एडवोकेट को उन्होंने जमानत दी थी और उसके बाद उन्होंने बताया था कि जनरल बाजवा साहब के कहने पर मैंने ये फैसला लिया था। अतर मीनुल्लाह साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकलीफ पर उनको तकलीफ होना एक फितरी अमल है। और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अरसा वो रहे हैं और उनका इन जजेस के साथ भी बहुत टाइम गुजरा है और ऑब्वियसली वो जानते हैं कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब शौकत सदीकी ने ये बात की थी तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने उस केस में क्या किया था और उस वक्त उनका क्या रवैया था। क्या उस वक्त मुदाखलत जायज या हलाल थी और अब मुदाखलत नाजायज और हराम हो गई है। एक और पहलू ये भी है कि 6 जजेस का ये खत पिछले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में सामने आया था। तो एक लिहाज से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ये बात कि मेरे दौर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी ये बात ठीक है क्योंकि उनके दौर में पीटीआई के हक में भी फैसले आए हैं। हाँ, ये और बात है कि बतौर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए, वो अपराइटनेस वो नहीं दिखा पाए जिसकी उनसे तवक्को थी। उन्होंने बतौर जज बेंचेस में जो फैसले किए, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बतौर एक सियासी जमात एक शनाख्त, एक बल्ले का निशान ले लेना, ये सियासी तौर पर इसको बहुत बुरे तरीके से देखा गया। ये और बात है कि कानूनी और आईनी तौर पर इस मुल्क में आप हर फैसले को जायज साबित कर सकते हैं, लेकिन अतर मीनुल्लाह साहब जो अपराइटनेस आज दिखा रहे हैं वो माजी में वो नहीं दिखा सके। बहुत सारे मौके, खास तौर पे जिस तरह शौकत सदीकी केस का हवाला दिया है, उसमें उनको उस लिहाज से हक या सच के साथ खड़े होते नहीं देखा गया। अगर उस टाइम अतर मीनुल्लाह साहब आप शौकत सदीकी साहब के साथ खड़े हो जाते और सिर्फ जनरल फैज या जनरल बाजवा की मोहब्बत में शौकत सदीकी का बाइकॉट, सोशल बाइकॉट और ये सारी चीजें इनमें हिस्सा ना लेते और उसी तरीके से उनके साथ खड़े होते जिस तरह इन 6 जजेस के साथ आज आप हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत तो कई सालों से हो रही है, मुदाखलत का तो एक पूरा एक तारीख बनी हुई है इसकी, तो ये पहली बार तो मुदाखलत नहीं हुई। हाँ, ये और बात है कि अब आग आपके अपने घर तक आ पहुंची है। अब जस्टिस बाबर सतार के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। अब हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन सब के लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। उनके बेडरूम्स तक भी कैमरे पहुंच गए हैं। तो अब आपको पता चल रहा है कि इस मुल्क में मुदाखलत होती रही है और सियासतदानों और जहां जहां वो जिन जगहों पे क्याम करते हैं और वहां उनके साथ क्या होता है, वहां कैमरे। और जब मरियम नवाज कहती थी कि मेरे बाथरूम में कैमरे लगे हुए हैं, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बल्कि मुझे याद है कि इस चीज को इमरान खान साहब के ना सिर्फ सियासतदान, उनकी जमात के सियासतदान और रहनुमा, बल्कि उनके जर्नलिस्ट भी इसका मजाक बनाया करते थे, इसकी तस्हीक किया करते थे कि जी देखिए जी मरियम नवाज कैसी बात कर रही है। आज इनको याद आ गया कि इनके बेडरूम्स तक कैमरे आ गए। तो काश आपने जो पिछले 2 हाइब्रिड दौर गुजरे हैं उनमें आवाज उठाई होती। वैसे तो तीसरा दौर भी पिछला हाइब्रिड ही था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, इन दोनों की जो हुकूमत रही है उसमें हाइब्रिड रजीम की पावर मजीद बढ़ रही है और इस कदर बढ़ चुकी है कि पीपीएससी का चेयरमैन लगाने के लिए भी हमें कोई सिविलियन नहीं मिल रहा, उसके लिए भी हमें फौज से ही बनना चाहिए।
तो ये आपके लगाए हुए पौधे हैं जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब, तो इंजॉय कीजिए इस चीज को। अब अपने ऊपर भी इस चीज का सामना करें, और एजेंसीज किस तरीके से सियासतदानों को ब्लैकमेल करती हैं और उन चीजों के अंदर आप लोग कैसे सहूलतकारी करते हैं। अदलिया का पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासतदानों से कहीं भयानक और शर्मनाक किरदार है। बहरहाल आगे चलते हैं, और पिछले कई व्लॉग्स में हम बात करते रहे इसके हवाले से, और खासतौर पर पिछले व्लॉग में भी शेर अफजल मरवत साहब, और उनके हवाले से हमने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा साहब, वो भी ख्वाब देख रहे थे कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाऊंगा। तो आखिरकार फैसला कर लिया गया, और फैसला शेर अफजल मरवत साहब के हक में दिया इमरान खान साहब ने। तो सवाल तो मेरा एक ये बनता है कि जब शेर अफजल मरवत साहब ये बात कह रहे थे तो इस चीज का मजाक क्यों बनाया जा रहा था, और पार्टी की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी गई। कभी रऊफ हसन साहब को स्टेटमेंट दे देते थे, कभी हामिद खान का नाम आ गया जी सामने, कभी कोई, मतलब कि एक लंबी लिस्ट चल रही थी, और हर शख्स इस कोशिश में था कि जी मैं बन जाऊं। तो अगर इमरान खान साहब ने फैसला शेर अफजल मरवत साहब के हक में देना था, और मैंने ये बात कई व्लॉग्स में पहले भी की है कि हमेशा आखिर में जो बात है ना वो शेर अफजल मरवत की ही ठीक निकलती, चाहे वो बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन बनाने की बात हो या इस तरह की बेशुमार बातें। तो मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत की मुस्तकबिल में भी जो कोई बात है ना, उस पर वो पार्टी की बेसिकली पॉलिसी है, उस पर ही आपको यकीन करना चाहिए, बजाय इसके कि जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, रऊफ हसन साहब या उमर अजूब खान साहब हैं, कोई भी, तो उनकी बातों की बजाय। बुशरा बेगम का एक मामला चल रहा था काफी अरसे से, उनके उस केस पे तो मैं तबसरा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जो उनका अडियाला जेल मुंतकली का केस है उसमें आप मतलब ट्विस्ट मजे का देखें कि उनके वकील इस पेशी पर भी पेश नहीं हुए, पिछली पेशी पर वो पेश नहीं हुए थे, और जैसे ही जब अदालत ने फैसला दे दिया तो भागे भागे आ गए और कहा कि ये आप अपील में ले जाए। अपील में लेकर जाने की इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको बेवकूफ बनाने, उनको भी पीछे लगाए रखना है ट्रक की बत्ती के पीछे, जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से लगाया हुआ है कि इमरान खान साहब अब आए आ रहे मई में आ जाना, जून में आ जाना, जुलाई में, ईद के बाद आ जाना, रमजान में आ जाना, ये सारा चल रहा है। इसी तरह अब बुशरा बेगम के अडियाला जेल मुंतकली को भी, आपको क्या ये बात समझ नहीं आ रही या नजर नहीं आ रही कि बुशरा बेगम किसी भी कीमत पर जेल मुंतकिल नहीं होना चाहती। हार्पिक के कतरे, तेजाबियत, एंडोस्कोपी और ये सारे मामला, शौकत खानम से टेस्ट, ये सारे मामला इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि बुशरा बेगम एट एनी कॉस्ट बाहर फ्लाई करने के चक्कर में, इमरान खान साहब तो उनकी मजबूरी है कि बाहर कोई दोस्त मुल्क गारंटी देने को तैयार नहीं है, लेकिन बुशरा बेगम के गारंटर अभी मौजूद। तो हो सकता है एक दिन आप उठे और आप देखें खबरें और आपको पता चले कि बुशरा बेगम तबीयत की खराबी के बारे में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब चले गए थे, उनके प्लेटलेट्स अचानक ही गिर गए थे, एक बीमारी उनको लाहक हो गई थी। ऑब्वियसली बीमारी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते कि वो कितनी जेन्युइन थी, बीमार अगर वो कह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बीमार हो गए। तो इसी तरह बुशरा बेगम भी एक दिन पता चलेगा कि मैदे की उनकी तेजाबियत हद से बढ़ गई और वो भी सऊदी अरब, लंदन, किसी भी मुल्क वो जा सकती हैं। तो देखते हैं ये खबर आपको कब तक मिलती है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज।